नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल अमेजिंग ज्ञान सागर में। आज की स्टोरी है मायके पहुंची रिचा के साथ क्या हुआ। अरे रिचा दीदी यहाँ इस समय? सुदीप अचानक अपनी दीदी को देख हैरान रह गया। सप्ताह भर की छुट्टी लेकर आई हूँ, सोचा घर बाद में जाऊंगी, पहले तुमसे मिल लूं, रिचा ने गंभीर स्वर में कहा। तो सुदीप को लगा दीदी कुछ उखड़ी उखड़ी सी है। कोई बात नहीं दीदी, तुम कौन सा रोज यहाँ आती हो, जरा 5 मिनट बैठो, मैं आधे दिन की छुट्टी लेकर आता हूँ। आज तुम्हें बढ़िया चाइनीज भोजन कराऊंगा। लॉज में पड़े सोफों की तरफ संकेत कर सुदीप कार्यालय के अंदर चला गया। रिचा अपने ही विचारों में डूबी हुई थी कि अचानक ही सुदीप ने उसकी तंद्रा भंग की। चले, रिचा चुपचाप उठकर चल दी। उसकी यह चुप्पी सुदीप को बड़ी अजीब लग रही थी। यह तो उसके स्वभाव के विरुद्ध था। जिजीविषा से भरपूर रिचा बात बात पर ठहाके लगाती, चुटकुले सुनाती और हर देखी सुनी घटना को नमक मिर्च लगाकर सुनाती। फिर ऐसा क्या हो गया था कि वह बिल्कुल गुमसुम हो गई थी। सुदीप, मैं यहाँ चाइनीज खाने नहीं आई, रिचा ने हौले से कहा। वह तो मैं देख ही रहा हूँ, पर बात क्या है? अक्षय से झगड़ा हुआ है क्या, या फिर और कोई गंभीर समस्या आ खड़ी हुई है? सुदीप की उत्सुकता बढ़ती जा रही थी। अक्षय और झगड़ा? क्या सभी को अपने जैसा समझ रखा है? पता है अक्षय मेरा और अपनी माँ का कितना ख्याल रखता है, और माँ जी, उनके व्यवहार से तो मुझे कभी लगा ही नहीं कि मैं उनकी बेटी नहीं हूँ। रिचा बोली, सब जानता हूँ, सच पूछो तो तुम्हारी खुशहाल गृहस्थी देखकर कभी कभी बड़ी ईर्ष्या होती है। सुदीप उदास भाव से मुस्कुराया। सुदीप, जीवन को खुशियों भरा या दुख भरा बनाना अपने ही हाथ में है। सच पूछो तो मैं इसीलिए यहाँ आई हूँ, कम से कम तुमसे वह प्रेरणा से मुझे ऐसी आशा न थी। आज सुबह माँ ने फोन किया था, फोन पर ही वह कितना रोई, कह रही थी कि तुम अब विवाह पूर्व वाले सुदीप नहीं रह गए हो। प्रेरणा तुम्हें उंगलियों पर नचाती है। सनी, सोनाली और माँ की तो तुम्हें कोई चिंता ही नहीं है, रिचा ने शिकायत की। और क्या कह रही थी? सुदीप ने पूछा। क्या कहेगी बेचारी, इस आयु में पिताजी उन्हें छोड़ गए, 3 वर्षों में ही उनका क्या हाल हो गया है। सनी और सोनाली का भार उनके कंधों पर है और तुम उनसे अलग रहने की बात सोच रहे हो। रिचा के स्वर में इतनी कड़वाहट थी कि सुदीप को लगा इस आरोप प्रत्यारोप लगाने वाली युवती को वह जानता तक नहीं। उसे उम्मीद थी कि घर का और कोई सदस्य उसे समझे या ना समझे, रिचा अवश्य समझेगी, पर यहाँ तो पासा ही उल्टा पड़ गया था। अब कहाँ खो गए, किसी बात का जवाब क्यों नहीं देते? रिचा झुंझला गई। तुमने मुझे जवाब देने योग्य रखा ही कहाँ है? मेरे मुंह खोलने से पहले ही तुमने तो एक तरफा फैसला भी सुना डाला कि सारा दोष मेरा और प्रेरणा का ही है। सुदीप तनिक नाराजगी से बोला। ठीक है, फिर कुछ बोलते क्यों नहीं? तुम्हारा पक्ष सुनने के लिए ही मैं यहाँ आई हूँ, वरना तुम से घर पर भी मिल सकती थी। मैं कोई सफाई नहीं देना चाहता, ना ही तुमसे बीच बचाव की आशा रखता हूँ। मैं केवल तुमसे तटस्थता की उम्मीद करता हूँ। मैं चाहूँगा कि तुम 1 सप्ताह का अवकाश ले कर हमारे साथ आकर रहो। पता नहीं तुम मुझसे कैसी तटस्थता की आशा लगाए बैठे हो। माँ, भाई बहन आंसू बहाए तो मैं कैसे तटस्थ रहूंगी? रिचा झुंझला गई। हमें अकेला छोड़ दो रिचा, हम अपनी समस्याएं खुद सुलझा सकते हैं, सुदीप ने अनुनय की। अब तुम्हारे लिए अपनी सगी बहन पराई हो गई। माँ ठीक ही कह रही थी कि तुम बहुत बदल गए हो। प्रेरणा सचमुच तुम्हें उंगलियों पर नचा रही है। रिचा दीदी, प्रेरणा तो तुम्हारी सहेली है, तुम्ही ने उससे मेरे विवाह की वकालत की थी, पर आज तुम भी माँ के सुर में सुर मिला रही हो। यही तो रोना है। मैंने सोचा था वह माँ को खुश रखेगी, हमारा घर खुशियों से भर जाएगा, पर हुआ उसका उल्टा। मैं कोई सफाई नहीं दूंगा, केवल एक प्रार्थना करूंगा कि तुम कुछ दिन हमारे साथ रहो, तभी तुम्हें वस्तु स्थिति का पता चलेगा। ठीक है, यदि तुम जोर देते हो तो मैं अक्षय से बात करूंगी। रिचा उठ खड़ी हुई। तो कब आ रही हो हमारे यहाँ रहने? सुदीप ने बिल देते हुए प्रश्न किया।
तुम्हारे यहाँ रिचा हंस दी। तो अब वह घर मेरा नहीं रहा क्या? मैं तुम्हें शब्द जाल में उलझा भी लूं तो क्या? सत्य तो यही है कि अब तुम्हारा घर तुम्हारा नहीं है। सुदीप भी हंस दिया। लगभग सप्ताह भर बाद रिचा को सूटकेस व बैग समेत आते देख छोटी बहन सोनाली दूर से ही चिल्लाई, अरे दीदी, क्या जीजा जी से झगड़ा हो गया? क्यों बिना झगड़ा किए मैं अपने घर रहने नहीं आ सकती क्या? ले नीनू को पकड़। उसने गोद में उठाए हुए अपने पुत्र की ओर संकेत किया। सोनाली ने रिचा की गोद से नीनू को लिया और बाहर की ओर भागी। रुको सोनाली, कहाँ जा रही हो? अभी आ जाएगी, अपनी सहेलियों से नीनू को मिलवाएगी। उसे छोटे बच्चों से कितना प्यार है, तू तो जानती ही है, माँ ने रिचा को गले लगाते हुए कहा। लेकिन माँ, अब सोनाली इतनी छोटी भी नहीं है कि जो इस तरह का व्यवहार करे। चल अंदर चल, इन छोटी छोटी बातों के लिए अपना खून मत जलाया कर। माना अभी सोनाली में बचपना है, एक बार विवाह हो गया तो अपने आप जिम्मेदारी समझने लगेगी। माँ हाथ पकड़कर रिचा को अंदर लिवा ले गई। हाँ, विवाह की बात से याद आया, सोनाली कब तक बच्ची बनी रहेगी? नौकरी क्यों नहीं ढूंढती? इस तरह विवाह में भी सहायता मिलेगी। रिचा बोली, बहन का विवाह करना भैया भाभी का कर्तव्य होता है, उन्हें क्यों नहीं समझाती? मेरी फूल सी बच्ची नौकरी करके अपने लिए दहेज जुटाएगी। माँ विफर उठी, मेरा यह मतलब नहीं था, पर आजकल अधिकतर लड़कियाँ नौकरी करने लगी हैं। ससुराल वाले भी कमाऊ वधू चाहते हैं। इनकी दूर के रिश्ते की मौसी का लड़का आशीष बैंक में काम करता है, पर उसे कमाऊ बीवी चाहिए। वैसे भी इसमें इतना नाराज होने की क्या बात है? सोनाली काम करेगी तो उसे इधर उधर घूमने का समय नहीं मिलेगा, फिर अपना भी कुछ पैसा जमा कर लेगी। तुम्हें याद है ना माँ, पिताजी ने पढ़ाई समाप्त करते ही मुझे नौकरी करने की सलाह दी थी। वह हमेशा लड़कियों के स्वावलंबी होने पर जोर देते थे। रिचा बोली, अरे दीदी, कैसी बातें कर रही हो? जरा सी बच्ची के कंधों पर नौकरी का बोझ डालना चाहती हो? तभी सुदीप का स्वर सुनकर रिचा चौंक कर मुड़ी। प्रेरणा व सुदीप ना जाने कितनी देर से पीछे खड़े थे। सुदीप के स्वर का व्यंग्य उससे छिपा न रह सका। बड़ी देर कर दी तुम दोनों ने, रिचा बोली। ये दोनों तो रोज ऐसे ही आते हैं, अंधेरा होने के बाद। क्या करे, 6 साढ़े 6 तो बस यहाँ तक पहुँचने में ही बच जाते हैं। फिर शिशु गृह से तन्मय को लेते हुए आते हैं तो और 10-15 मिनट लग जाते हैं। क्या तन्मय को शिशु गृह में छोड़कर जाती हो? घर में माँ व सोनाली दोनों ही रहती हैं। क्या तुम्हें उन पर विश्वास नहीं है? जरा से बच्चे को परायों के भरोसे छोड़ जाती हो। प्रेरणा बिना कुछ कहे तन्मय को गोद में लेकर रसोई घर में जा घुसी। माँ, तुम इन लोगों से कुछ कहती क्यों नहीं? जरा से बच्चे को शिशु गृह में डाल रखा है। मैंने कहा है बेटी, मेरी दशा तो तुझ से छिपी नहीं है। हमेशा जोड़ों का दर्द में, ऐसे में मुझसे तो तन्मय संभलता नहीं। सोनाली को तो तू जानती ही है, घर में टिकती ही कब है, कभी इस सहेली के यहाँ तो कभी उस सहेली के यहाँ। रिचा कुछ क्षणों के लिए स्तंभ बैठी रही। उसे लगा उसके सामने उसकी माँ नहीं, कोई और स्त्री बैठी है। उसकी माँ के हृदय में तो प्यार का अथाह समुद्र लहलहाता था। वह इतनी तंग दिल कैसे हो गई? तभी प्रेरणा चाय बना लाई। तन्मय भी अपना दूध का गिलास लेकर वहीं आ गया। अचानक ही रिचा को लगा कि उसे आए आधे घंटे से भी ऊपर हो गया है, पर किसी ने पानी को भी नहीं पूछा। शायद सब प्रेरणा की ही प्रतीक्षा कर रहे थे। सोनाली तो नीनू को लेकर ऐसी अदृश्य हुई कि अभी तक घर में नहीं लौटी थी। झटपट चाय पीकर प्रेरणा फिर रसोई घर में जा जुटी थी। रिचा अपना कप रखने गई तो देखा सिंक बर्तनों से भरी पड़ी है और प्रेरणा जल्दी जल्दी बर्तन साफ करने में लगी है। ये क्या, आज काम वाली नहीं आई? अचानक ही रिचा के मुंह से निकला। आजकल बड़े शहरों में आसानी से काम वाली कहाँ मिलती है। ऊपर से माजी को किसी का काम पसंद भी नहीं आता। सुबह तो समय रहता ही नहीं, इसीलिए सब कुछ शाम को ही निपटाना पड़ता है। अच्छा, यह बता कि आज क्या पकेगा? मैं भोजन का प्रबंध करती हूँ, रिचा ने कहा। फ्रिज में देख लो, सब्जियाँ रखी है, जो खाना है बना लेंगे। क्या कहूँ प्रेरणा, लगता है मेरे आने से तो तेरा काम और बढ़ गया है। कैसी बातें कर रही है? सुदीप की बहन होने के साथ ही तू मेरी सबसे प्यारी सहेली भी है।
यह कैसे भूल गई पगली? इतने दिनों बाद तुझे मेरी याद आई है तो मुझे बुरा लगेगा। अनजाने ही प्रेरणा की आंखें छलछला आई। फ्रिज से सब्जियां निकालकर काटने के लिए ऋचा माँ के पास जा बैठी। अरे ये क्या, 4 दिनों के लिए मेरी बेटी मायके क्या आ गई? तुरंत ही सब्जियां पकड़ा दी। माँ का पारा 7वें आसमान पर पहुँच गया। ओह माँ, किसी ने पकड़ाई नहीं है, मैं खुद सब्जियां लेकर आई हूँ। खाली ही तो बैठी हूँ, बातें करते हुए कट जाएंगी। ऋचा ने बात पूरी नहीं की थी कि सुदीप ने आकर उसके हाथ से थाली ले ली और कुर्सी खींचकर वहीं बैठकर सब्जियां काटने लगा। यह बैठा है ना जोरू का गुलाम, ये सब्जी काट देगा, खाना बना लेगा, तन्मय को नहला धुला भी देगा, दिन रात पत्नी के चारों तरफ चक्कर लगाता रहेगा। माँ का व्यंग्य सुनकर सुदीप का चेहरा कस गया। वह कोई कड़वा उत्तर देता इससे पहले ही ऋचा बोल पड़ी। तो क्या हुआ, अपने घर का काम ही तो कर रहा है। उसने हंसकर वातावरण को हल्का बनाने का प्रयत्न किया। जो जिस काम का है उसी को शोभा देता है। सुदीप को तो मैं नहीं उसके पैर तक दबाते देखा है। उस दिन बेचारी दर्द से तड़प रही थी, तेज बुखार था। सुदीप ने धीरे से कहा, फिर भी पति पत्नी की सेवा करे। तोबा तोबा, माँ ने कानों पर हाथ रखते हुए आंखें मूंदकर अपने भाव प्रकट किए। माँ, अब वह जमाना नहीं रहा। पति पत्नी एक ही गाड़ी के 2 पहिए की तरह मिलकर गृहस्थी चलाते हैं। सब जानती हूँ, हमने भी खूब गृहस्थी चलाई है। तुम 4 भाई बहनों को पाला है और मेरी सास तिनका उठाकर इधर से उधर नहीं रखती थी। इसमें बुराई क्या है? अक्षय की माँ तो घर व हमारा खूब ख्याल रखती है। ठीक है, रखती होंगी, पर मुझसे नहीं होता। पहले अपनी गृहस्थी में खटते रहे, अब बेटे की गृहस्थी में कोल्हू के बैल की तरह जुटे रहे। हमें भी घूमने फिरने सैर सपाटे के लिए कुछ समय चाहिए कि नहीं? पर नहीं, बहू रानी का दिमाग 7वें आसमान पर रहता है। नौकरी जो करती हैं रानी जी, माँ ने बुरा सा मुंह बनाते हुए कहा। यदि नौकरी करने वाली लड़की पसंद नहीं थी तो विवाह से पहले आपने पहली शर्त यही क्यों नहीं रखी थी? ऋचा ने माँ को समझाना चाहा। इसमें भी हमारा ही दोष है। अरे एक क्या तेरी भाभी ही नौकरी करती है? आजकल तो सभी लड़कियां नौकरी करती हैं, साथ ही घर भी संभालती हैं। माँ भला कब हार मानने वाली थी? ऋचा चुपचाप रह गई। उसे लगा माँ को कुछ भी समझाना असंभव है। दूसरे दिन सुबह ही ऋचा भी तैयार हो गई तो प्रेरणा के आश्चर्य की सीमा ना रही। यह क्या, आज ही जा रही हो? सोचती हूँ तुम लोगों के साथ ही निकल जाऊंगी, फिर कल से ऑफिस चली जाऊंगी। क्यों व्यर्थ में छुट्टियां बर्बाद करूं? सोनाली के विवाह में तो छुट्टियां लेनी ही पड़ेंगी। वह बोली, तुम कहो तो मैं भी 2 दिन की छुट्टियां ले लूं। आई हो तो रुक जाओ। नहीं, अगली बार जब 3-4 दिनों की छुट्टियां होंगी तभी आऊंगी। इस तरह तुम्हें भी छुट्टियां नहीं लेनी पड़ेंगी। बेचारी 1 दिन के लिए आई, लेकिन मेरी बेटी काम में ही जुटी रही। रुक कर भी क्या करे जब यहाँ भी स्वयं ही पका कर खाना है तो। माँ ऋचा को इतनी जल्दी जाते देख अपना ही रोना रो रही थी। अब जो होना है सो हो। मैं आई थी सुदीप व प्रेरणा को समझाने, पर किस मुंह से समझाऊं? प्रेम व सद्भाव की ताली क्या भला एक हाथ से बजती है? ऋचा सोच रही थी। अच्छा दीदी, सुदीप ने बस से उतरकर उसके पैर छुए। प्रेरणा पहले ही उतर गई थी। सुदीप, मुझे नहीं लगता कि तुम्हें उपदेश देने का मुझे कोई हक है। फिर भी देखना, सनी की नौकरी व सोनाली के विवाह तक साथ निभा सको तो। कहती हुई ऋचा मुड़ गई, पर उसे लगा मन जैसे बहुत भारी हो आया है। कहीं थोड़ा एकांत मिल जाए तो फूट फूट कर रो ले।